अब आइए सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा, वहां कार्यवाही चल रही है, आपको सुनवाते हैं। कहां थे ये लोग? अध्यक्ष महोदय, कोठारी बंधु की बहन से भी मैं मिली, मुझे पश्चिम बंगाल जाने का अवसर मिला। उन्होंने कहा दीदी अभी हमारे भाइयों की आत्मा को शांति नहीं मिली। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हाथ में भगवान का मुकुट लेकर के राम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, उस समय उन कोठारी बंधुओं को श्रद्धांजलि सर्वोच्च अर्घ्य में अर्पित। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। माननीय सभापति महोदय, रात्रि में गिरफ्तार किया गया, इतना ही नहीं छोड़ा गया था, कहीं बाथरूम तक नहीं करने दिया गया था और जेल जाकर के ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, हम किसी से बात नहीं कर सकते थे। और शायद माननीय राजनाथ सिंह जी को याद होगा एक घटना, वो घटना मेरे दिल में कौंध गई जब बुंदेलखंड के विधायक बादशाह सिंह जी को मुलायम सिंह की सरकार के समय उठा करके काउंटर करने के लिए ले जाया गया था। माननीय जी वहां गए थे, मुझे वो बात याद गई कि कहीं हमारा काउंटर ना हो जाए। क्या ये है इनकी चर्चा करने का विषय? क्या ये रामराज की बात कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं आपसे। मैं पहली बार सदन में आई थी, मेरी बुंदेलखंडी भाषा से एक शब्द निकल गया था, पार्लियामेंट को 8 दिन नहीं चलने दिया था। ये नारी का सम्मान है। सभापति महोदय, न राम का सम्मान न नारी का सम्मान। महोदय, मुझे उस दिन बहुत पीड़ा हुई थी। आज मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं। मेरे कारण मेरे प्रधानमंत्री जी को, मेरे कारण वेंकैया नायडू जी को, मेरे कारण मेरे आज के रक्षा मंत्री जी को, मेरे कारण स्वर्गीय सुषमा स्वराज को माफी मांगनी पड़ी थी। एक महिला के द्वारा एक शब्द निकला, उसको पार्लियामेंट को घेरा गया। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कौन जवाबदेही होगा जब मौत का सौदागर कहा गया प्रधानमंत्री जी को? इसका जिम्मेदार कौन होगा अध्यक्ष महोदय? जब मेरे प्रधानमंत्री जी को जहर की पुड़िया कहा गया और ये कह दिया गया कि बाहर बोला गया शब्द है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे उम्मीद नहीं है। आप गौरव गोगोई जी सुन लीजिए, मैं सुनती रही हूँ। बैठो बैठो, आप बैठो बैठो, आप बोलिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जब घाव होता है, मिर्ची लगती है तो जीवन तो उठेगी, जरूर उठेगी और उठना भी चाहिए। देश की जनता देख रही है कि तुमने राम के साथ क्या किया। कोर्ट में खड़े होकर के 2019 के पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के वकील खड़े हो गए थे कि अभी न्याय नहीं होना चाहिए राम के मंदिर के लिए। क्या बात कर रहे हो? किस मुख से राम की बात कर रहे हो? तुम्हारा अधिकार क्या है राम के विषय पर बात करने का? कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट में खड़े होकर के मैं न्यायाधीशों का सम्मान करती हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करती हूं और ये कहना चाहती हूं, राम मिले केवट के विश्वासों पर, राम मिले प्रण के हेतु वनवासों में। ये मेरठ के कवि हरिओम पंवार जी की पंक्ति। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। मैं खास तौर से मैं मेरठ से हूँ। बड़े राम जी जी फिर से सुना देती हूँ। गौरव गोगोई ने भी उन्हीं पंक्तियों को, इसीलिए मैंने वो उद्धृत किया है।
मैं विशेष रूप से आभारी हूँ हाँ। कि आपने मेरठ के महान कवि और राष्ट्रीय कवि हैं वो, उनका उल्लेख किया। राम मिले केवट के विश्वासों पर, राम मिले हैं प्रण के हेतु वनवासों में, राम मिले हैं हनुमान के क्या बात है। सीने पर, राम मिले सबरी के जूठे बैरों पर। और आखिरी मैंने जोड़ा अध्यक्ष महोदय, राम मंदिर मिला है नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने। माननीय अध्यक्ष महोदय, राम का इतिहास यदि इन्होंने पढ़ा होता तो जो राम को नकार रहे उनको जवाब मिलना चाहिए था, रामायण फाड़ने वालों को जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दे सकते। अब कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, यदि छछूंदर सांप निगल लेता है तो ना उगलते बनता है और ना ही निगलते बनता है। वही स्थिति है इनकी। मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहती हूँ, रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास। अध्यक्ष महोदय, जब गरीबों की बात कर रहे थे, मैं तो आज अपने विषय पर सीमित रहने वाली थी, लेकिन इन्होंने छेड़ दिया, और जो छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। अध्यक्ष महोदय, कल मैंने उस हाउस में जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, यदि इन्होंने गरीबी दूर की होती तो आज 4 करोड़ लोगों को घर देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। वो कौन है? वही है सवरी के लोग, वही है निषाद के लोग, वही है जटायु के लोग, वही है रीछों के लोग, जिनको समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के पद चिन्हों पर चलने वाले युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं गरीबी दूर हो गई। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, गरीबी दी किसने है? अध्यक्ष महोदय, आज मैं थोड़ा अपने बचपन की बात जरूर बताना चाहूंगी। जब इन्होंने कहा, मैं तो राम जन्मभूमि तक सीमित थी, मुझे आगे नहीं बढ़ना था। सन 82 में मैंने घर छोड़ दिया था। मेरे पिता दूसरों की ईंटें पात के अपने हम लोगों को पालन करते थे। सन्यासी हो गई थी 14 साल की आयु में। श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हमीरपुर जिले में सुमेरपुर ब्लॉक में गई थी। संत थे, सरल स्वभाव था। हमने सुना कि प्रधानमंत्री जी आई हैं। 14 साल की आयु क्या होती है? लेकिन पहली स्पीच थी कि हम गरीबों को घर देंगे, गरीबों को भूखे नहीं सोने देंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा विश्वास हुआ। मुझे लगा कि मैं तो घर छोड़ के चली आई, अब मेरे पिता को पक्का मकान जरूर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये नारा 14 तक चला। और मेरा सौभाग्य अध्यक्ष महोदय, गरीब की बेटी को, गरीबों को घर देने का अधिकार यदि किसी को दिया है तो मुझे दिया है। मेरे सहन से हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सूखा पड़ा था मेरे गांव में, नहर की खुदाई हो रही थी। शायद 12 साल की आयु होगी। काम के बदले अनाज की घोषणा की गई थी। मैं भी जाती थी इतनी मिट्टी उठा करके, ज्यादा अनाज मिले। अध्यक्ष महोदय, लाल जुंडी मंगाई गई थी। मेरी माता रोटी बना के खिलाती। जुंडी माने ज्वार। मेरे बुंदेलखंड की भाषा में क्या करूं, है तो हम बुंदेलखंडी। 100 दंडी एक बुंदेलखंडी पर्याप्त होते हैं अध्यक्ष महोदय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बुंदेलखंड बहुत प्यारा क्षेत्र है जी। अध्यक्ष महोदय, मैं वो दिन याद करती हूँ। मेरी माँ यदि आटा बना के रोटी खिलाती तो पूरे परिवार का पेट नहीं भर सकती थी, दलिया बना के खिलाती थी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ देश के सबसे प्रधानमंत्री जी का। कोविड जैसी महामारी के समय पर एक भी परिवार भूखों नहीं मरा, और काम की जरूरत पड़ी तो मनरेगा में पैसा बढ़ा करके लोगों को काम भी दिया। सभापति महोदय और वक्ता भी हैं, लेकिन आज मेरा दिल अंदर से रो रहा है।
रो इसलिए रहा है जिसके लिए सबरी प्रतीक्षा करते बूढ़ी हो गई थी तब राम गए थे। हमारे पूर्वज 22 पीढ़ी खप गई इस आंदोलन के लिए। मैं उस दिन रो रही थी अयोध्या में जब प्रभु राम भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे थे, भगवान के उस विग्रह को देख करके और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों मैं रो रही। अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैं आंदोलन की भी भागीदारी रही और एक शंकराचार्य जी का श्लोक है, यद्यपि उन्होंने कहा कि बहुत ग्रंथ हैं, रुचि नाम वै चित्राद द्रज कुटल नाना पत जुसाम प्रणाम गम्यस्तमसि पैसाम मरणयो। हमारे जितने भी उपनिषद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। मोदी जी ने वो काम किया है जो राम ने किया था। अध्यक्ष महोदय, गरीबों की चिंता की है, पिछड़ों की चिंता की है। ओबीसी कमीशन की मांग कब से चल रही थी, ये किसने दिया? 56 इंच के सीने ने दिया। अब माहौल कौन बिगाड़ रहा है हल्द्वानी में? हल्द्वानी से इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास है, सूत्रों के हवाले से वो आपको बताएं। खुफिया रिपोर्ट में हिंसा की आशंका बार बार जताई गई थी। ये बड़ी जानकारी, लापरवाही का खुलासा हुआ है। हिंसा की आशंका जताई गई थी, सूत्र ये बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारी विरोध होने की चेतावनी भी पहले से ही थी। 31 जनवरी से 3 जनवरी के बीच 5 बार अलर्ट भी भेजा गया था। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सुबह में करने की सलाह दी गई थी। और इतना ही नहीं, अतिक्रमण हटवाने के दौरान ड्रोन से वीडियोग्राफी कराए जाने की भी सलाह दी गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हल्द्वानी से मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संजय, अब ये बात सामने आ गई है कि चेतावनी पहले से ही थी, अलर्ट बार बार पहले से स्थानीय प्रशासन को किया गया था कि ऐसा कुछ वहां पर हो सकता है। इसलिए अगर आपको जाना है कार्रवाई के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए, तो पूरी तैयारी के साथ वहां पर जाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। निश्चित रूप से दीपा, 31 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में 5 एलआईयू की रिपोर्ट शासन प्रशासन को दी गई हैं। बावजूद इसके जिले के डीएम और जिले के एसपी ने भारी लापरवाही बरती है। नतीजा बनभूलपुरा, जो मेरे दाईं ओर आप कर्फ्यू देख रही हैं, यहाँ कर्फ्यू लगाया गया, यहाँ भारी हिंसा हुई, यहाँ पथराव हुए, यहाँ बम चलाए गए, यहाँ गोलियां चलाई गई और ये पूरे इलाके को इस वक्त सील कर रखा गया है। यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है और ये नौबत तभी आई है जब यहाँ के अधिकारियों ने एलआईयू की जो संस्तुतियाँ थी, जो रिकमेंडेशन थे, उनको ताक पर रख करके और भीतर जा करके जो धर्मस्थल है उनको गिराने की कार्रवाई की है। मैं एलआईयू की रिपोर्ट के कुछ पन्ने मेरे पास मौजूद है, मैं उनको पढ़ देता हूँ। साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो 4 तारीख को मस्जिद और मदरसे का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुबह सुबह की जाए। सुबह सुबह की बात कही गई थी और ये ऐसा इसलिए कहा गया था जिससे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एकत्र ना हो सके। लेकिन जो कार्रवाई की गई वो की गई शाम को 4 बजे के बाद में। 4 बजे के बाद में कार्रवाई की गई और आधे घंटे बाद ही बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ आई और उसने पुलिस के लोगों पर, नगर निगम के दस्ते पर, सभी पर पथराव करके उसे तोड़ दिया। आगजनी की गई, जिसमें अब तक मान के चलिए 6 से 7 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। ये भी जानकारी मिली है कि इसमें कहा गया था कि अगर यहाँ कार्रवाई करनी है तो ड्रोन के जरिए वीडियोग्राफी कराई जाए। उस वीडियोग्राफी को कराने के लिए कराना इसलिए आवश्यक है जिससे छतों पर जो मौजूद सामग्री है या एकत्रित लोग हैं करके सुना रहे हैं, उसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र है और बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, इसका भी जिक्र उसमें किया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर हल्द्वानी हिंसा को लेकर है। हिंसा मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। कमिश्नर कुमाऊं ने 15 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त है। हल्द्वानी हिंसा को लेकर लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं और सीधे सीधे जो स्थानीय प्रशासन, उस पर सवाल ये कि खुफिया रिपोर्ट थी, अलर्ट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी लापरवाही आखिर कैसे हो गई। संजय हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, आप नजर लगातार बनाए रखें। और अब बात मोदी फैक्टर की। कहा जाता है कि राजनीति और युद्ध में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। क्या वाकई ऐसा ही है? सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त सम्मान और सियासत दोनों समानांतर चल रहे हैं। चुनाव की आहट के बीच पीएम मोदी ने फिर से देश की 3 शख्सियतों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। पिछले 17 दिनों में 5 लोगों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका है। विपक्ष के नेता सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन देश की जनता क्या सोचती है, आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं।
चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न, एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। ये भारत के वो रत्न हैं जिन्हें मोदी सरकार ने प्रतिष्ठा के प्रत्यय से महानता का पर्याय बना दिया है। ये हिंदुस्तान की वो आन बान शान है जिन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर मोदी सरकार ने मान को आसमान में स्थापित कर दिया है। ये देश का गौरव बढ़ाने वाली वो 5 विभूतियां हैं जिन्हें मोदी सरकार ने 17 दिनों के अंदर भारत रत्न देने का ऐलान किया है। मगर ये ऐलान चुनावी आहट के बीच हुआ है, लिहाजा स्वागत के साथ साथ सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन चुनाव सर पर है, चुनाव के मद्देनजर मुझे लगता है कि ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिए जा रहे हैं और केवल कैसे चुनाव में फायदा लिया जाए उस पर ये सरकार पूरी तरीके से उस पर काम कर रही है। विपक्ष को मोदी विरोध का ऐसा ये लगा है कि वो उसी में डूब रहे हैं, चुनाव को कोई मतलब ही नहीं। उनको भारत रत्न दे रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, पर दूसरी तरफ स्वामीनाथन फॉर्मूला का नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? विपक्ष है, उनका काम तो कहना है, लेकिन किसानों के लिए सरकार में बहुत काम हुआ है। खुशी का दिन हम सब के लिए कि 2 भारत किसानों के लिए वो भारत रत्न दे रहा है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन 10 बरस बाद क्यों याद आया, ये बात तो उठेगा। सर्वोच्च नागरिक सम्मान को भी सीधे सीधे सियासत से जोड़ा जा रहा है, वोट के तराजू पर तोलने की कोशिश हो रही है। लिहाजा एबीपी न्यूज की टीम सीधे लोगों के बीच पहुंची। 2024 के चुनाव में आखिर क्या होंगे अहम मुद्दे, यही समझने के लिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जमुई। मोदी सरकार की तरफ से लगातार तमाम भारत रत्न की घोषणाएं की जा रही हैं। बिहार के कर्पूरी ठाकुर हों, पीवी नरसिम्हा राव हों या चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, ऐसे तमाम लोगों को लगातार भारत रत्न दिए गए। तो अब एक सवाल उठता है कि क्या ये भारत रत्न भी चुनाव में एक मुद्दा होगा? बिहार और झारखंड के सरहदी जिले जमुई में मौजूद एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास ने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि क्या भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। क्या भारत रत्न से पीएम मोदी ने 400 सीटों को पक्का कर लिया है? क्या मोदी ने उत्तर दक्षिण के साथ मंडल कमंडल को साध लिया है? जब श्रीनिवास ने इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। भारत रत्न कोई एक मुद्दा होगा चुनाव? मुझे नहीं लगता है कि कोई मुद्दा होगा। भारत रत्न चुनाव के लिए मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि चुनाव के लिए लोगों को लोक लुभावन दिया गया है। विपक्ष के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भैया ये चुनाव को देखते हुए दिया जा रहा है। आपको भी लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, ये उन्हें तो पहले ही मिल जाना चाहिए, लेकिन लेट से देर आयत दुरुस्त आयत मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये सरकार का एक बढ़िया कदम है। बिल्कुल बढ़िया कदम है कि देर से आए लेकिन पहचाने उन लोगों को जिन लोगों ने समाज के लिए काम किया। 2024 में हमारा लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इससे पहले उनको याद नहीं था हमारे पीएम साहब को। इसका मकसद है कि वो केवल वोट के राजनीति कर रहे हैं। इस चुनाव में भारत रत्न को भी एक मुद्दा बनाया जाएगा? हाँ, वो बनाया जा रहा है। विपक्ष का जो काम है वो लोग कर रहे हैं। विपक्ष बना रहा है? विपक्ष बना रहा है। जाति, धर्म और क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमती भारतीय राजनीति में ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आने को तैयार हैं। जाति जनगणना के नाम पर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जिन जिन लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है उन्हें जरा सियासी नफा नुकसान के हिसाब से जानिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ओबीसी के बड़े और सर्वमान्य नेता थे। चौधरी चरण सिंह किसानों और जाटों के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता थे। एमएस स्वामीनाथन किसानों के उत्थानों के प्रयास के लिए जाने जाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो दक्षिण के राज्य से थे। लाल कृष्ण आडवाणी के जरिए बीजेपी ने अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने की कोशिश की। यानी इन पांचों में उत्तर दक्षिण का मेल है, मंडल और कमंडल का मेल है, साथ में किसान वाला खेल भी है। लिहाजा जमुई कोर्ट में खड़े वकीलों से श्रीनिवास ने सियासी सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। अभी जो तमाम भारत रत्न दिए जा रहे हैं, जैसे कर्पूरी ठाकुर, आपके बिहार से कर्पूरी ठाकुर, उनको दिया गया, पिछड़े समाज से आते हैं।
चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भारत रत्न, पीवी नरसिम्हा राव, उनको भारत रत्न। तो ये लगातार जो भारत रत्न दिए जा रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या मंशा नजर आ रही है? देखिए, कोई भी पुरस्कार, कोई भी जो रत्न देने की बात कह रहे हैं आप, भारत रत्न देने की बात, तो इसको देने का एक समय होना चाहिए था। ये चुनाव के वक्त जब दिया जा रहा है तो स्वतः आपको समझ में आ रहा होगा कि चुनाव के वक्त क्यों दिया जा रहा है। देश रत्न, भारत रत्न, जो भी रत्न है, जो ये अवार्ड दिया जाता है, जिनका सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा लगातार, उनको दिया जा रहा है। ये बात भी साफ हो रही है कि जो भारत रत्न दिया जा रहा है ऐसे व्यक्तित्व को दिया जा रहा है जिनका वोट परसेंटेज पहले जोड़ा जा रहा है। तो ये जमुई से भी किसी को मिलना चाहिए भारत रत्न? जमुई से क्यों देंगे प्रधानमंत्री और देश के मुखिया? जमुई के लोग स्वतः उनके दिल दिमाग के साथ, जो वोट उनके साथ स्वतः है या मजबूर वोट है, जो उनके साथ जाना ही है, उसको भारत रत्न देने का मतलब नहीं है। भारत रत्न उसको दिया जा रहा है जो वोट उनके साथ नहीं है। कास्ट लाइन की जो बात की जाती है वो बिल्कुल निराधार है। सारे नेता, हर लोग हैं जो अपने अपने तरीके से कास्ट लाइन की बात करते हैं। इसको मुद्दा बनाएंगे वो लोग जिनको ऐतराज है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने से। कर्पूरी ठाकुर ने इस समाज के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं, अति पिछड़े दलित को, इसको किसी को जाति से मत बांधिए। जो हर आदमी जो वंचित रहा, जो हर आदमी परेशान रहा, उसके लिए कर्पूरी जी ने अपना जीवन में सतत प्रयास किया, उसकी पहचान बनाई गई और उनको मिलना वाजिब था और बहुत देर से मिला। कर्पूरी ठाकुर साहब को मिला भारत रत्न, तो इससे क्या भारतीय जनता पार्टी के वोट में बिहार में और इजाफा होगा? इसलिए आने वाले समय में जो है बीजेपी को फायदा होगा इन सब चीज़ों से। भारत रत्न का फायदा निश्चित फायदा होगा। इस नाम पे भी वोट दीजिएगा? वोट देंगे तो देगा, वो जिसको मिला वो भी देगा। देगा कैसे नहीं, जिसको दिया गया है उसको देवे करेगा वो। हाँ, हम आपको मुंह में देंगे तो आपका आंख जरूर ल जाएगा। हम आपको खाना देंगे तो आपका आंख जरूर ल जाएगा। ये जान लीजिए कि देश में ओबीसी की आबादी करीब 44% है। 50% से ज्यादा ओबीसी आबादी वाले राज्यों में लोकसभा की 250 से अधिक सीटें हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 21% ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ थे। जब मोदी की एंट्री हुई तो 2014 से बढ़कर ये 34% पहुंच गया, लेकिन 2019 में ये आंकड़ा 10% बढ़कर 44 तक पहुंच गया। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर के आसरे बीजेपी के ओबीसी वोट में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, इसे समझने के लिए श्रीनिवास जमुई के पचमंदिर रोड पहुंचे। सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं कि जब हमारे कुछ महान विभूतियों को भारत रत्न दिया जा रहा है तो लोग ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी उत्तर से दक्षिण तक वोटों की साधने की कोशिश कर रहे हैं भारत रत्न के द्वारा। ये बात तो है, क्योंकि अगर भारत रत्न दे रहा था तो पहले दे सकते थे या बाद में भी इलेक्शन के बाद दे सकते थे। क्या फर्क पड़ता है, कभी दे दिया, कभी भी दे सकते थे, मगर अब आज भी दे दिया तो क्या दिक्कत है? नहीं, लोगों में ये हो रहा है कि अब इलेक्शन आ रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं भी लुभाया जा रहा है भारत रत्न दे करके, ताकि वोट बैंक बने। कर्पूरी ठाकुर इस लायक थे, उसको मिलना ही चाहिए था, सही मिला है। और वोट की राजनीति थोड़ा बहुत होती है, वो सब पार्टी करती है, ऐसा कुछ नहीं। मोदी के युग में तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, जहाँ तक हमरे समझ से लग रहा है बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। जो के लिए भारत रत्न मुद्दा रहेगा? नहीं, भारत रत्न का मुद्दा तो नहीं है, लेकिन सब कुछ इसमें सब देखता है। भारत रत्न का भी मुद्दा रहेगा, हल्का फल्का ऐसा हल्का रहेगा। एक समय होता है कि अभी चुनावी माहौल है, अब चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, ऐसे में कहीं न कहीं जो है सर लगता है, ऐसा है, मंशा जैसा जाहिर होता है, ये इसको कैश किया जाएगा, इनकैश किया जाएगा। आरोप ये लगाया जा रहा है सरकार पे कि ये वोट साधने की कवायद है। इलेक्शन का टाइम है इसलिए ऐसा कहा जाएगा, कहने वाले तो कहेंगे ये बात, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है। हमको लगता है जिनको मिलना चाहिए उनको मिला है। इसी तरह से भारत रत्न भी मुद्दा है क्या, कि हमने भारत रत्न दिया कर्पूरी ठाकुर को तो बिहार वाले अब मुझे भी कुछ चाहिए? ना, ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं, हमरे समझ से तो नहीं है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास जब रास्ते में थे तो वहां उनकी बात एक मौलाना से हुई। मौलाना ने चुनाव में मोदी फैक्टर को लेकर क्या कहा, सुनाते हैं। ये चुनाव का मौका आ गया है, वोट करते हैं ना? हाँ सर, एकदम सब बाल बच्चे देते हैं, अब मोदी सरकार को वोट देंगे। हाँ, काम उसका देखिए सर, भारत रत्न दे दिए। मत पूछिए, एकदम इंसान जीतते रहेगा, किसी का ताकत नहीं को हरा देना। किसको? मोदी बोलते हैं, हम बोलते हैं मोदी जी को किसी का ताकत नहीं हरा देना। हम बोलते हैं, हम खुद उसको वोट देंगे। मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं, उससे हमको काम मतलब है। हम काम को देखें कि मस्जिद नमाज तो हम घरों में पढ़ते हैं, नमाज को छोड़िए सर। मोदी जी हमको अभी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इतना गल्ला दे रहे हैं कि मत पूछिए। पानी भी, सड़क भी, बिजली भी, अब क्या खोजते हैं? अब कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए?
कैसा होना चाहिए? पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए बिहार वाले। अरे बापू उन लोग का मत पूछिए, देवे करेगा। अच्छा बात है। आदमी सब है तो अडवाणी जी को जब मिला तो अब क्या खुशते हैं? तो अडवाणी जी को फिर मिल लेते हैं, अब मिलना चाहिए। कोई अच्छा लगा आप करें बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ऐसा पर जाए को वोटे दे दीजिएगा। एकदम बाल बच्चे दिल से देंगे, इसी के दिखलाने का नहीं जो दिखला दें। मोदी जी हमारे दिल में बसे हुए, हम मुसलमान नहीं हैं लेकिन हमारे दिल में बसे हुए हैं। अब कहिए काहे बसा हुआ है, कितना काम कर रहे हैं, बाप रे बाप। भूखा मरते थे पहले कांग्रेस के टाइम में। फ्री गल्ला का कमाल है कि अब सीना फ्री है, जब तक मोदी जी रहेंगे ना 3 साल फ्री रहेगा, इसीलिए सीना फाड़, एकदम सीना फाड़ रहे हैं। जाहिर है मुफ्त राशन के जरिए बीजेपी ने एक बड़े वोट बैंक को साध लिया है, लेकिन इस सब के बीच भारत रत्न देकर अपने चुनावी राजनीति की बिसात पर नई चाल चलकर विरोधियों को वोटिंग से पहले ही बड़ा झटका भी दे दिया है। 24 के चुनाव से पहले पीएम मोदी सियासी बाजी में बढ़त बनाते दिख रहे हैं। एक और एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ रहा है तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन बिखरता जा रहा है। बिहार में सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया तो नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी का वो आधार बन गया। अब चौधरी चरण सिंह को सम्मान मिला तो जयंत चौधरी भी उसी राह पर चल पड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। चौधरी चरण सिंह को सर्वोच्च नागरिक सम्मान के ऐलान के बाद का ये जश्न है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में उत्सव था, क्योंकि चौधरी चरण सिंह सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, जाट और किसान नेता के तौर पर भी उनकी पहचान। चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का नूरपुर गांव, जिसके नूर थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के नाम से भारत में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जिस गांव में 23 दिसंबर 1902 पर उनका जन्म हुआ था, ठीक उसी घर के बगल में उनकी ये मूर्ति है। गांव वालों के लिए ईद, दिवाली, होली सब कुछ लगभग एक ही दिन हो गया है। आरएलडी के लिए बहुत बड़ी बात है। दिलनवाज खान जी, आप बताइए, आपके लिए आज का दिन कितना बड़ा दिन है? ये मेरे लिए इतना बड़ा दिन है, ये मुझे एक सपना लग रहा है। दिल जीत लिया, अब लगता है कि राजनीति में भी दिल जीत लिया, आंकड़े बदल जाएंगे। देखिए, मेरे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने क्या कहा कि दिल जीत लिया, अब एक ही अल्फाज में उन्होंने सारी बात बोल दी है। तो अब क्या लगता है कि राजनीति के तौर पर अब फेर बदल तय है? क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? फायदा किसी का वो, हमारे नेता जयंत चौधरी हैं, जो वो निर्णय लेंगे किसानों के हित में निर्णय लेंगे, मजदूरों के हित में निर्णय लेंगे। काम के लिए तो आज ये सबसे बहुत सौभाग्यशाली दिन है। हम इस दिन का बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, हमारी तमन्ना पूरी हुई है। हमारे गांव में होली, दिवाली सब मनी है और बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मैं चौथ साहब की नंसाल से हूँ, चिस्सौन अलीपुर से प्रधान हूँ। हमारे गांव में सब लोगों ने मिलकर ये कहा कि चौथ साहब के हम पार्क भी बनवाएंगे और चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति लगेगी चिस्सौन अलीपुर में। आंदोलन तो मजबूत होंगे और क्योंकि हमारा नेता वहाँ बैठ गया है तो हमारी बात सुनने के लिए उन पर दबाव बनाएगा, वो काम होंगे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद खानदानी जाट नेता जयंत का सियासी मन भी डोल गया। चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है, बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से, नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो? आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। चौधरी चरण सिंह को सम्मान और जयंत के एनडीए में आने से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है, समझिए। देश के 4 राज्यों में 40 लोकसभा सीटों पर जाटों का असर है। देश में 15 करोड़ किसान और 10 करोड़ मजदूर। देश की 436 लोकसभा सीटों पर किसान मजदूर अहम। ऐसे में यूपी के ग्रेटर नोएडा के लोग कितने खुश हैं, जानिए। भारत रत्न मिल रहा है तो ये हमारी किसान जाति के लिए पूरा एक बड़ी हर्षोल्लास की बात है। सम्मान देने से किसानों को ठग रहे हैं इनकी आड़ में। किसानों की समस्या का कोई भी
समाधान मौजूदा सरकार न केंद्र न उत्तर प्रदेश करना ही नहीं चाहती। सबसे पहले तो उनको भारत रत्न देने पे मुझे खुशी है, लेकिन एक खुशी का कारण मेरा ये भी है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने माना कि जो उनकी विचारधारा थी, जिन मुद्दों को वो उठाते थे, आज वो उन मुद्दों से सहमत हुई है। टोटल पॉलिटिकल एजेंडा है, ये राजनीति का विषय बना दिया इन्होंने। भारत रत्न जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार भी राजनीति का विषय बना दिया, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों के उत्थान के लिए काम करने वाले उन स्वामीनाथन को भी सरकार ने सम्मान दिया, जिन्होंने भुखमरी से जूझते भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। 20 साल पहले एमएस स्वामीनाथन की अगुवाई में बनी कमेटी ने किसानों के हालात बदलने की सिफारिशें की, लिहाजा किसान खुश हैं। जो भारत रत्न दिया है, बड़ा खुशी का माहौल है। चौधरी चरण सिंह जी ने, स्वामीनाथन ने किसान की, मजदूर की, इनकी आवाज़ को बहुत जोर से उठाया। उन्होंने किसान के लिए अपनी बात को रखा और चौधरी चरण सिंह जी को तो पहले ही भारत रत्न मिलना चाहिए था। मोदी सरकार की नजर इस बार दक्षिण भारत पर है। दक्षिण भारत में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 132 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी के पास सिर्फ 30 सांसद हैं। पहली बार दक्षिण के राज्यों से आने वाली 2 शख्सियतों को सरकार ने भारत रत्न दिया है। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने से तेलंगाना और आंध्र की 42 सीटों पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी का नेता होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने बड़ा सम्मान श्री नरसिम्हा राव जी को दिया है। ये हम बहुत आभारी है उनका, और खासकर कांग्रेस पार्टी को एक मुंह तोड़ जवाब दिए। जाहिर है इस बार 5 हस्तियों को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक सबको साधा है। साथ ही मंडल और कमंडल पर जो राजनीति हो रही है, उसकी हवा का रुख भी अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की है।